हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम आप लोगों को ट्वेल्थ का ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, ट्वेल्थ की क्लास के लिए ऑप्टिक्स चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे आप जब भी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑप्टिक्स से आने वाले क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्टिक्स ब्रांच को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ऑप्टिक्स से जितनी भी छोटी छोटी बातें होती है उसको हम समझाते हुए काफ़ी आपको हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और उसी को बच्चों हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए बच्चों, ऑप्टिक्स जब शुरू करेंगे हम तो इस बात को ध्यान देना आप लोगों को जरूरी है कि ऑप्टिक्स आखिर है क्या और ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ना है और ऑप्टिक्स में जेन्युइन सबसे ज़्यादा किन किन पोर्शनों पर ध्यान दिया जाता है, ये हम आप लोग को समझाएंगे। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझना है कि ऑप्टिक्स में जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसका कनेक्शन आपके डेली लाइफ में क्या है और उसका कनेक्शन आपके यूनिवर्स से क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास ऑप्टिक्स का। देखिए बच्चों, ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑप्टिक्स जो है बच्चों फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें आपको लाइट के बारे में जानना है और लाइट के बारे में एवरीथिंग आपको पढ़ना है। लाइट से रिलेटेड क्या क्या फिनोमेनाएं होती है और लाइट से रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का क्या आपके लाइफ में डेली यूज है, वो सारी बातों को हम समझेंगे। और लाइट अगर नहीं है तो क्या हो सकता है आपके जीवन में, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का लेक्चर ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्टिक्स में लाइट का कनेक्शन हमारे यूनिवर्स से कैसे है। देखिए बच्चों, जब भी साइंस का थ्योरी डेवलप हुआ तो वैज्ञानिकों की सोच भी विकसित हुई और उन्होंने देखा कि आखिर इस संसार में ऐसी क्या चीजें हैं, हम पूरे संसार यानी पूरे यूनिवर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने अगल बगल की जो चीज़ों को देखा और थोड़े से माइक्रोस्कोपिक लेवल से उठकर थोड़े से ब्रॉड लेवल पर जब वो जाकर देखे तो उन्होंने देखा कि हमारा पूरा जो संसार है बच्चों, वो दो दो चीजों में क्लासिफाई है। एक ऐसी चीज है जिन्हें मैसिव मटेरियल कहा जाता है यानी द्रव्यमान युक्त वस्तुएं, और दूसरी मास फ्री ऑब्जेक्ट यानी द्रव्यमान मुक्त वस्तुएं। यानी पहली वस्तु जो है बच्चों मैसिव मटेरियल यानी द्रव्यमान युक्त वस्तुएं जो होती हैं, उनकी खासियत होती है कि इनको आप तराजू पे तौल सकते हो। आप इनको तराजू पे क्या कर सकते हो बच्चों, तौल सकते हो। ये वो चीजें होती है जिनको आप तराजू पे तौल सकते हो। और मास फ्री जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप तराजू पे नहीं तौल सकते हो, ये मास फ्री ऑब्जेक्ट को आप तराजू पे नहीं तौल सकते हो बच्चों। तो इसी चीज के बारे में साइंटिस्टों ने काफी स्टडी किया और उन्होंने उन स्टडी के आधार पर अपना अपना थेसिस देना शुरू किया और एक से एक चीजों का दूसरे चीजों से उन्होंने कनेक्शन बैठाया। तब उसमें बात आती है बच्चों कि मैसिव मटेरियल के अंदर कौन कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जो आते हैं। तो मैसिव मटेरियल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आए उन्हें मैटर कहा गया। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं ऐसी चीजें जिसमें मास होता है यानी जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। और जिसमें मास नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आगे चल के हम समझेंगे बच्चों। तो एक जो मैसिव मटेरियल होता है जिन्हें आप तौलते हो उन्हें आप मैटर कहते हैं बच्चों। मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की खासियत होती है कि इसमें मास होता है और किसी किसी स्टेट में डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन किसी में न डिफिनिट शेप होगा न डिफिनिट वॉल्यूम होगा।
तो मैटर जो होते हैं वो एक और बात होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मैटर जहां भी रहते हैं वो स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं, स्थान को भरने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चों, मैटर के बारे में एक एक पोर्शन हम लोग ढंग से समझेंगे। चलिए, दूसरी बात आती है, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें मास नहीं होता है उन्हें हम एनर्जी कहते हैं। अब आप सोचते हो कि एनर्जी है क्या चीज, तो पहले हम लोग मैटर को समझ लेंगे, तब हम एनर्जी को समझेंगे। मैटर और एनर्जी ये दो ऐसी चीजें हैं हमारे संसार में। पूरा हमारा संसार जो है इन्हीं दो चीजों में क्लासिफाई है, पहला मैटर, दूसरा एनर्जी। जब साइंटिस्ट देखे, उनकी उनकी सोच जब विकसित हुई, उनके थेसिस जब काफी लेवल पर पहुंच गए, तो उन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्लासिफाई किया। तो उन्होंने देखा बच्चों कि पूरा यूनिवर्स दो चीजों में क्लासिफाई है, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। मतलब मैटर जिसमें मास होता है, जिनको आप तौल सकते हो, और एनर्जी जिसमें मास नहीं होता है, जिसको आप नहीं तौल सकते हो। और मैटर कौन होते हैं? तो आपके इर्द गिर्द जितने भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये थ्री स्टेट में जो भी पाए जाते हैं उन्हें मैटर कहा जाता है। सॉलिड को भी आप तौल सकते हैं, लिक्विड को भी आप तौल सकते हैं, गैस को भी आप तौल सकते हैं। सॉलिड को आप तराजू पे तौल सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जैसे आप चीनी खरीदने जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में है, उसको आप तराजू पर तौल सकते हैं। तेल खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, उसको भी आप तराजू पे तौल सकते हैं। यहाँ तक कि गैस को भी आप तराजू पे तौल सकते हैं। कैसे? तो एक टायर जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है उसको आप तौल के देखिएगा, और एक ऐसा टायर जिसमें पूरा टंच हवा भरा हुआ है, यानी पूरे कस के हवा भरे हुए हैं, उसको आप तराजू पे तौल के देखिएगा, दोनों के मास में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे वो ऐसी चीजें होती है जिनको तराजू पे तौलते हैं वही मैटर कहलाते हैं, और बेसिकली थ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अदर स्टेट भी हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी आप जुटा लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि एनर्जी जिसमें मास नहीं होता है, कैसे? तो देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि लाइट में मास नहीं होता है। कैसे? अगर लाइट में मास होता तो जितने भी सोने के व्यापारी होते वो अपने सीलिंग पे, मतलब छतों पे बड़े बड़े लाइट लगा देते। ऐसे क्या होता कि जब भी वो सोना तौलते उस समय लाइट, अगर एक भी लाइट जला जला देते, तो वो लाइट जब तराजू पे पड़ता तो वो कहीं नहीं तो कहीं मास को बढ़ा भी सकता था। तो क्योंकि आज के समय में सब डिजिटल तराजू आ चुका है, उस पर जो ऑब्जेक्ट रखिए उतना वो मास तौल देता है। तो अगर सोना रखने से मास जितना आता तो लाइट भी जला के उसका मास हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि लाइट में मास नहीं होता है। दूसरी बात कि हम जो बोलते हैं साउंड, साउंड क्या है? एनर्जी है। लाइट भी आपकी एनर्जी है। तो साउंड में भी मास नहीं होता है, साउंड को आप तराजू पे नहीं तौल सकते हो, यहाँ तक कि लाइट को भी आप तराजू पे नहीं तौल सकते हो। तो ये बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एक जिसमें मास होता है और जिसमें दूसरी चीजें जिसमें मास नहीं होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैसिव मटेरियल की, जिन्हें हम मैटर कहते हैं। तो मैटर जेन्युइन आपके थ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे पहला स्टेट होता है बच्चों सॉलिड, दूसरा स्टेट होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। लेकिन आगे चल के पता चला कि अदर और थ्री स्टेट होते हैं। कौन कौन? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट स्टेट, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट स्टेट। और दूसरा है प्लाज्मा, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था। और पांचवा होता है लिक्विड क्रिस्टल। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि अभी तक जो बच्चे सॉलिड, लिक्विड और गैस से केवल परिचित थे, वो प्लाज्मा स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल से अगर परिचित नहीं है, मतलब उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम पूरी तरह से आपको जानकारी दे देते हैं। जेन्युइन आप देखते हैं बच्चों कि जब भी कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट में रहता है तो वो काफी हार्ड होता है, ठीक है? तो जब भी किसी सॉलिड को आप हीट करते हैं, यानी जब भी किसी आप ठोस को गर्म करते हैं, तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान कुछ ऐसे भी एलिमेंट है
जो बीच में एक ऐसे कंडीशन से गुजरते हैं जिस कंडीशन पर ना वो सॉलिड होते हैं और ना ही लिक्विड होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों लिक्विड क्रिस्टल। यानी लिक्विड क्रिस्टल जो होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच का कंडीशन होता है। और वो कंडीशन लिक्विड क्रिस्टल का कंडीशन दिखाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों आपके मेटलॉयड है, यानी उपधातु हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये इनको हीट करके एक ऐसे कंडीशन लेके जाया जाता है कि जहाँ पे ना वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं ना ही लिक्विड स्टेट में रहते हैं, वो आपके लिक्विड क्रिस्टल में रहते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच का ये स्टेज होता है। ठीक है बच्चों। आप आप एक समय नाम सुने होंगे एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले क्या होता है? तो एलसीडी डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी लिक्विड क्रिस्टल से जो बना हुआ डिस्प्ले होता है उसी को एलसीडी डिस्प्ले कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में। पहले, आज से कुछ साल पहले, जब हमें याद है जब हम इंटर में थे उस समय एलसीडी डिस्प्ले का परिचालन हुआ करता था। मोबाइल के डिस्प्ले एलसीडी होते थे, टच स्क्रीन के जो डिस्प्ले होते थे वो एलसीडी होते थे। ये कैसे पता चलता है कि कौन डिस्प्ले एलसीडी है और कौन डिस्प्ले एलईडी है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है बच्चों लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनते हैं, लेकिन इसका थोड़ा फंक्शनैलिटी एलसीडी से कुछ अलग होता है। ठीक है। तो एलसीडी और एलईडी अभी के समय में सबसे ज्यादा जो डिस्प्ले चल रहे हैं वो एलईडी डिस्प्ले चल रहे हैं। तो क्वेश्चन उठेगा कि एलसीडी डिस्प्ले क्या होते हैं? तो एलसीडी डिस्प्ले बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले देखते हैं, कैलकुलेटर आप देखिएगा, कैलकुलेटर के डिस्प्ले को जरा आप दबा के देखिएगा बच्चों। उसमें जैसे ही दबाइएगा तो लगेगा कि उसमें लिक्विड इधर उधर हो रहा है, ब्लू ब्लू लिक्विड करके, फिर उस पे हाथ हटाइएगा तो सब एक जगह हो जाते हैं। वीडियो गेम, जो सस्ते वीडियो गेम आते हैं, जो बच्चे बटन वाले छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, वो भी एलसीडी डिस्प्ले से ही बना होता है। वो एलसीडी डिस्प्ले यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की पहचान वही होती है कि उसको दबा के देखिएगा बच्चों तो वो लिक्विड इधर उधर होता है। और एलईडी डिस्प्ले को दबाइएगा तो उसमें ऐसा कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, इवन वो ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन एलसीडी डिस्प्ले थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं, हल्के से लचीले टाइप से होते हैं, लेकिन एलईडी डिस्प्ले थोड़े से हार्ड भी होते हैं। ठीक है। तो एलसीडी डिस्प्ले की पहचान यही होती है। उसमें भी सिलिकॉन और जर्मेनियम रहते हैं, लेकिन उस कंडीशन में वो लोग उस कंडीशन में सिलिकॉन और जर्मेनियम लिक्विड क्रिस्टल के स्टेज में रहते हैं। और इस स्टेज में सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है। और एलईडी डिस्प्ले जो होते हैं बच्चों वो आपके जेन्युइन देखेंगे कि अभी तक जितने भी हम आपको जिस स्क्रीन पर पढ़ाएं, जिस कंप्यूटर पर पढ़ाए हैं, वो भी मेरा एलईडी डिस्प्ले है। ठीक है। और अभी के समय में सारी टीवी जो है एलईडी डिस्प्ले में ही आ चुकी हैं। ठीक है बच्चों। तो अब समझ गए होंगे कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक ऐसा स्टेज जिसमें कोई एलिमेंट ना तो सॉलिड रहता है और ना ही वो लिक्विड रहता है, वो बीच के स्टेज में रहता है, उसी को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है बच्चों। और लिक्विड क्रिस्टल के इस स्टेज की हेल्पिंग से हम एलसीडी डिस्प्ले बनाते हैं। और उसमें लिक्विड क्रिस्टल में आसानी से कन्वर्ट होने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड हमारा गैस में बदलता है। ठीक है बच्चों। तो जब लिक्विड को हीट करते हैं तो हमारा गैस में बदलता है। तो लिक्विड को हीट करते ड्यूरेशन में जब वो गैस में बदलने के कंडीशन में जाता है तो बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जब ना वो मटेरियल ना ही लिक्विड रहता है ना ही गैस रहता है। उस स्टेज को हम कहते हैं बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट स्टेट, बोस आइंस्टाइन संघनित अवस्था। अब ये बोस आइंस्टाइन संघनित अवस्था क्या है? ये वो स्टेज होता है जहां पे मटेरियल
मतलब लिक्विड और गैस के बीच वाली कड़ी पे खड़ा रहता है। बीच वाली कड़ी यानी एकदम मिडिल पॉइंट पर रहता है। यानी थोड़ा सा भी इधर हुआ तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, थोड़ा सा उधर हुआ तो गैस में बदल जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है बच्चों एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है? तो हम बच्चों संडे टू संडे जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें कभी कभार अक्सर ये चर्चा कर देते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। तो ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, उसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। एक होता है आइसोब्यूटेन और एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का जो लिक्विफाइड कंडीशन होता है वही सिलेंडर में भरा जाता है। उस कंडीशन में जब तक सिलेंडर में वो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन रहता है तो उस कंडीशन में वो लिक्विड स्टेज में रहता है। जब आप सिलेंडर को हिलाकर देखेंगे तो सिलेंडर में लगेगा कि कोई लिक्विड उसमें भरा पड़ा है, जबकि वो लिक्विड नहीं रहता है, वो गैस ही होता है जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में आपके एलपीजी सिलेंडर में रहता है। और जैसे ही उसका प्रेशर कम किया जाता है ट्यूब के दबाकर, उसमें जो नीडल लगा होता है उसके ट्यूब को दबाकर जैसे ही हम प्रेशर कम करते हैं तो हमारा लिक्विड किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। यानी एलपीजी सिलेंडर में आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, ना ही वो लिक्विड स्टेज में रहता है ना ही गैसियस स्टेज में रहता है, वो रहता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट स्टेट के रूप में। ठीक है। अब बात आती है बच्चों की जब लिक्विड को आपने हीट किया तो वो गैस में बदल गया, बीच वाला स्टेज जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज हो गया। और जब गैस को काफी हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और गैस के मॉलिक्यूल काफी हाई वेलोसिटी में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में वो आपस में टक्कर करते हैं और रेडिएशन क्रिएट करते हैं। और वो स्टेज होता है बच्चों आप लोगों का प्लाज्मा स्टेज। और प्लाज्मा स्टेज क्या होता है? तो गैस को काफी हाई टेम्परेचर पर रखने पर गैस जो होता है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस प्लाज्मा स्टेज में चला जाता है। तो ऐसा स्टेज कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऐसा स्टेज आपको देखने को मिलता है कोर ऑफ द सन। कोर, कोर मतलब होता है सबसे इंटरनल पॉइंट। कोर कहिए या इसको सेंटर कहिए, सेंटर ऑफ द सन, यानी सूर्य के सेंटर में आप देखेंगे कि वहां पे गैस प्लाज्मा स्टेज में रहता है। अक्सर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द मतलब सन है क्या? तो सन इज ए स्टार। और जितने भी स्टार होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन गैस के गोले होते हैं। इस बात को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि एवरी स्टार मतलब 99% हाइड्रोजन गैस ही होता है। और हाइड्रोजन गैस के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही उसका रेडिएशन निकलता है। और उस रेडिएशन के कारण इतनी हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा स्टेज में चला जाता है। और सबसे ज्यादा हीट सूर्य के सेंटर में पाया जाता है। पृथ्वी को जब आप खोद के उसके अंदर जाइएगा तो पृथ्वी के अंदर लावा है। यानी जैसे जैसे आप पृथ्वी के सेंटर की तरफ आप बढ़िएगा टेम्परेचर बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पे होता है। और यही कारण है कि सन के सेंटर में यानी सन के केंद्र में जो होता है टेम्परेचर काफी हाई होने के कारण उस जगह पे हाइड्रोजन गैस के रूप में नहीं, किस स्टेज में रहता है बच्चों? प्लाज्मा स्टेज में रहता है। ये आप समझ गए। यानी मैटर के अभी तक जेन्युइन आप लोग कितने स्टेज पढ़े थे बच्चों? मैटर के आप जेन्युइन 3 स्टेज पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आज आप 6 स्टेज के बारे में जाने हैं, 6 स्टेट आप जाने हैं। और ये जो मैटर के जो 6 स्टेट है ये हर एक स्टेट का आपके दैनिक जीवन में डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम बता दें कि सॉलिड आपको कब पढ़ना है। तो सॉलिड जो है बच्चों आपके 12th का केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। लिक्विड जो है आपके 11th के फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। गैस भी आपके 11th के फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने को।
और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट हल्का सा मतलब थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है नाइन्थ में, और इंटर में तो हमें लगता नहीं कि कहीं चर्चा अभी तक हुई है किसी बुक में। प्लाज्मा स्टेज आपको हम बता दें बच्चों, प्लाज्मा स्टेज जो है बच्चों आपको बीएससी के थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलता है। वो बुक मेरे पास होगा प्लाज्मा स्टेज का, यहीं पे रखे होंगे। यहीं पे है मेरे पास बच्चों, देखिए इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि यही है मेरा प्लाज्मा स्टेज का वो बुक। थोड़ा सा आप देख लीजिए तो ये मेरा प्लाज्मा फिजिक्स है, आप देख सकते हैं बच्चों। ये मेरे मेरे बीएससी का थर्ड ईयर का बुक है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर यानी द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और ये एसएन सेन द्वारा लिखी गई बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। हमने पढ़ा था बीएससी के थर्ड ईयर में बच्चों, और अच्छी बुक है और बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें, और आपको भी आगे चल के जानकारी मिलेंगी जैसे जैसे आप बड़े होकर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों, तो प्लाज्मा स्टेट जो है बच्चों आप लोगों को बीएससी के थर्ड ईयर में मिलता है पढ़ने को। और लिक्विड क्रिस्टल जो है ना बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल भी आप लोगों को, लिक्विड क्रिस्टल भी आप लोगों को बच्चों क्या होता है बीएससी में ही मिलेगा, और वो भी सेकेंड ईयर में मिलता है, और वो भी जब आप केमिस्ट्री से होंगे तब। क्योंकि हमने इस स्टेज के बारे में अरुण बहल और बीएस बहल की बुक हमने पढ़ी थी फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल के बारे में अच्छा खासा उन लोगों ने चर्चा किया था और हमने उसे पढ़ा भी है। और बुक यहीं आसपास ही रखी होंगी, अभी तो मिलेंगी नहीं, लेकिन मिलती तो हम दिखाते आपको लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। उसमें चर्चा किया गया है ये मैटर का एक ऐसा स्टेज भी होता है जिसमें मटेरियल ना ही सॉलिड स्टेट में होता है ना ही लिक्विड स्टेट में, तो उस समय में लिक्विड क्रिस्टल में होता है। और सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही लिक्विड क्रिस्टल में बदल सकते हैं, और उसमें भी ये स्पेसिफिक नेचर सबसे अच्छा सिलिकॉन और जर्मेनियम में ही पाया जाता है जो लिक्विड क्रिस्टल स्टेज में बदल सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम चर्चा करते हैं बच्चों एनर्जी। एनर्जी जो होता है बच्चों सबसे ज्यादा जो है, मतलब अभी तक जो मैटर के बारे में हम चर्चा किए उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है केमिस्ट्री से आपको जानकारी मिलती है, और फिजिक्स से भी अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से भी मिलती है। क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस जब भी बनता है तो आपके मोबाइल में जितने भी डिवाइस लगे रहते हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब मैक्सिमम उसमें होते हैं। उनको बनाने के लिए आपको सॉलिड स्टेट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए बच्चों अब हम चर्चा करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी आप जानते हैं कि इस संसार में कोई कुछ भी हो रहा है वो बिना एनर्जी के संभव नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो ये एनर्जी के ही कारण बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो एनर्जी के ही कारण लिख रहे हैं, मेरा कंप्यूटर चल रहा है तो एनर्जी के कारण ही चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है तो एनर्जी के कारण ही चल रहा है। कहीं नहीं तो कहीं एनर्जी आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर एनर्जी नहीं रहा तो समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म। और एनर्जी ऐसा चीज है बच्चों कि मतलब यहाँ तक देखिए कि एक पंखा भी चलता है तो एनर्जी के कारण ही चलता है, एक पत्ता भी हिलता है तो एनर्जी के ही कारण हिलता है। इस संसार में अगर कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी चीजें हो रही है, तो वो एनर्जी के ही कारण हो रही है। और एक थ्योरी ऐसा है जिसमें ये बताया गया है कि इस संसार का जन्म ही एनर्जी से हुआ है। वो कैसे हुआ है हम आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पूरे संसार का जन्म एनर्जी से ही होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसमें हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो एवरीथिंग, एवरीथिंग जो हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन का रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो एनर्जी ही होता है। बिना एनर्जी का वर्क डन संभव नहीं है। और एनर्जी में मास नहीं होता है बच्चों, इस बात तो ये तो बात आप समझ चुके हैं। दूसरी बात बच्चों कि एनर्जी को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो एनर्जी बहुत सारी एनर्जी है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो एनर्जी को जब पढ़ेंगे तो एनर्जी में आप डूबते चले जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। और एक बात ये और जान लीजिए
कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में बदला जाता है। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में आप बैटरी डालते हैं, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से आपका लाइट एनर्जी जनरेट होता है, और वो लाइट एनर्जी आपके पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। तो ऐसे में कहीं नहीं तो कहीं इस पूरी चीजों का रिस्पॉन्सिबल, मतलब पूरे यूनिवर्स का रिस्पॉन्सिबल एनर्जी ही है। हम आपको बताएंगे। और एक बात ये जान लीजिए कि जब भी वैज्ञानिकों ने देखा कि दो चीजें हैं इस संसार में, एक मैटर है और दूसरी एनर्जी है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आगे चल के संबंध स्थापित हुआ। और जैसे ही मैटर और एनर्जी में संबंध स्थापित हुआ, यानी मास और एनर्जी में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, तो इस संसार में क्रांति आ गई। और मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ एक फॉर्मूला द्वारा। उस फॉर्मूले का नाम हुआ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हुआ, जहां पे E आपकी एनर्जी है, m आपका मास है, और c आपकी लाइट की वेलोसिटी है। और ये जो मास एनर्जी के रिलेशन का जो फॉर्मूला देने वाले थे, वो मेरे सबसे फेवरेट साइंटिस्ट, मतलब हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, और वो मेरे, क्या कहे, वो मेरे सबसे आइडियल पर्सन भी है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही देन है कि आज संसार काफी आगे निकल चुका है। और उन्होंने E बराबर एम सी स्क्वायर थ्योरी दिया था, मास को उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। और आगे चल के ये साबित भी हुआ कि नहीं, जो भी चीजें बनी है वो सारी चीजें एनर्जी से ही बनती है। हम आपको आगे समझाएंगे। चलिए बच्चों, बात आती है कि एनर्जी का टाइप्स क्या है। तो सबसे पहली एनर्जी आती है, उसे हम कहते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो इन मैकेनिकल एनर्जी से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हो। इसमें होता है काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का हिंदी होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स एक पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें दो एनर्जी आपको पढ़ना होता है, जिसमें फोर्स और वर्क डन के रिलेशन से और एक्शन से ये दोनों एनर्जी जनरेट होती है। जैसे आप किसी पत्थर को उठाकर फेंकते हैं, तो पत्थर जब मोशन में रहता है तो उस समय उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो किसी चीज से टकराता है तो साउंड एनर्जी जनरेट करता है, और वहां पे टच करने पर वो गर्म हो जाती है चीजें, तो हीट एनर्जी जनरेट हुआ। वहां की चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देता है, यानी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को भी वो इफेक्ट किया। तो एनर्जी जो होती है बच्चों, जिस पार्टिकल में मोशन होता है, यानी वो मोशन में रहती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने पर या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी कंजर्व होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो कूदने लगता है, यानी जब हम दबाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। अब हम किसी पेन को उठाकर ऊपर रखते हैं, यानी उसका पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, वैसे वैसे उस मटेरियल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है। तो ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने से, और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने से, और शेप चेंज करने से और पोजीशन चेंज करने से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में कंजर्व हो जाए, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और भी कई फेनोमेनाओं के कारण चेंज कंजर्व होता है। जैसे आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दूसरा होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं, दूसरी को भी हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकलों को अगर हम पास लेकर आते हैं तो दोनों में रिपल्सन होता है।
और रिपल्सन होने के समय में अगर हम जबरदस्ती उनको पास लेकर आ जाते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें उन्हें जबरन एक दूसरे को पास रहना पड़ा। तो उस कंडीशन में उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गया, और जैसे ही आप अपना हाथ हटाइएगा वो दोनों एकदम सटाक से भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। तो वो जब दूर भागेंगे एक दूसरे से, काफी तेजी से भागेंगे, तो उस समय उसमें क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गया। यानी हम जब चार्ज पार्टिकलों को आपस में छेड़छाड़ करके उनका पोजीशन चेंज करते हैं, दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकलों को, तो उस कंडीशन में उनमें जो कंजर्व होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है। आइदर वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज भी कर जाए। जैसे अगर हम उनके दूरी को बढ़ाएंगे एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज भी कर सकता है या इंक्रीज भी कर सकता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं बच्चों कि जब भी हम दो निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों एक दूसरे के संपर्क में ही रहते हैं क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन लगता है, और जैसे जैसे हम उसकी दूरी को बढ़ाते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कंजर्व होती है। अगर थोड़ी सी दूरी पर बढ़ा के छोड़ेंगे तो दोनों टक्कर करेंगे तो थोड़ा सा साउंड आएगा। ज्यादा दूरी पर अगर बढ़ाकर हम उन दोनों को छोड़ेंगे बच्चों, तो ज्यादा साउंड आएगा। तो इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच हमने जो दूरी बढ़ाया, इसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कंजर्व हो गया। कब? जब एक पार्टिकल पॉजिटिव हो और दूसरा पार्टिकल निगेटिव हो, और थोड़ी दूरी पर रखे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ। लेकिन अगर दोनों के दोनों निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर उनको हम जितने करीब लेकर आएंगे उतना ही वो तेजी से भागते हैं। यानी उनकी जितनी दूरी हम कम करेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कंजर्व होगा, और जितनी ही उनके अंदर की दूरी ज्यादा रखेंगे उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम कंजर्व होगा। तो ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। सेम टू सेम वही कहानी होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट में दो सिरा होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दो पॉइंट्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये दोनों ऐसे पॉइंट होते हैं मैग्नेट के जहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी हाई होता है। और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब भी दो मैग्नेट को पास लाते हैं, अगर अपोजिट पोल हुआ तो वो सट जाते हैं। तो उसको आप जितना दूरी हटाने की कोशिश करोगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा। कैसे? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग करेंगे और थोड़ी दूरी पर रख के हम छोड़ेंगे तो थोड़ा सा आवाज आएगा, और ज्यादा दूरी पर रख के हम छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा कस के आवाज आएगा। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बढ़ाने से उनके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई। लेकिन अगर दोनों के दोनों नॉर्थ पोल हो, दोनों के दोनों साउथ पोल हो, तो दोनों के दोनों में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होगा तो उस कंडीशन में जैसे ही हम उनकी दूरी कम करेंगे उस समय उनका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही ज्यादा पास लेकर आएंगे वो एक दूसरे को रिपल्स करने की कोशिश करेंगे। जितना पास लेकर आइएगा वो उतना ही तेजी से धक्का देकर एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो उस कंडीशन में वो काफी तेजी से भागेंगे, और थोड़ी दूरी पर ला के छोड़िएगा तो वो धीरे से भाग जाएंगे, और ज्यादा पास लाकर छोड़िएगा तो काफी तेजी से भागेंगे। यानी काफी तेजी से भागने का मतलब उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब उन दोनों में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हुआ। तो ये कहानी थी बच्चों हमारे मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन के चेंज होने से होता है या शेप के चेंज होने से किसी भी मटेरियल में कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो किसी भी पार्टिकल में मोशन के आने से उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। अब आता है बच्चों हीट एनर्जी। हीट एनर्जी पे एक स्पेशल चैप्टर ही लिखा गया है बच्चों आपके 11th में, थर्मोडायनेमिक्स। 11th के फर्स्ट ईयर में आपको हीट एनर्जी फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, और केमिस्ट्री में भी हीट एनर्जी आपको पढ़ने को मिलेगा, और वो पोर्शन होता है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। हीट एनर्जी क्या होता है? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो रहा होता है तो समझिएगा कि उसमें हीट एनर्जी कंजर्व हो रहा है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो समझिएगा कि उसमें हीट एनर्जी क्या हो रहा है, निकल रहा है उसमें से। ठीक है, तो हीट एनर्जी के ऊपर कोई ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। और हीट एनर्जी, एक बात बता दे रहे बच्चों, हीट एनर्जी जो होता है छोटे छोटे पार्टिकलों को, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसमें जब हीट एनर्जी दिया जाता है तो वो उन पार्टिकलों के
मोशन को बढ़ा देता है। अब मोशन को बढ़ा के उनको एक दूसरे को फ्री होके मूव करने की भी टेंडेंसी प्रोड्यूस कर देता है। इसी के कारण बच्चों सॉलिड के पार्टिकल देखिएगा बच्चों, वो स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हीट एनर्जी दे दिया जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाते हैं। तो लिक्विड में बदला तो इसका मतलब हीट एनर्जी जाके उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे दिया। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, यानी जो मोशन के कारण होता है। तो जब भी सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसके पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं। और जब वो मोशन में आएंगे तो इसका मतलब हीट एनर्जी किस में बदल गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर एनर्जी हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्योरी पर काम करता है, यानी एनर्जी हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की कोशिश करता है। तो सॉलिड के पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी में नहीं थे, हीट एनर्जी पाके काइनेटिक एनर्जी में आ गए, यानी सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड स्टेज में आ गए। और जब लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल को हम हीट एनर्जी देते हैं तो उनका मोशन और ज़्यादा हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, वो गैसियस स्टेज में आ जाते हैं। किस स्टेज में आ जाते हैं, गैसियस स्टेज में। तो ये कहानी होती है बच्चों आपके एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल की। अब आती है बच्चों बात केमिकल एनर्जी। देखिएगा बच्चों केमिकल एनर्जी क्या है। तो इस केमिकल एनर्जी से आप लोग पूरी तरह से परिचित है। अगर केमिकल एनर्जी नहीं हो तो क्या होगा, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं डाला जा सकता है। केमिकल नहीं हो केमिकल एनर्जी नहीं होगा तो आपका बैटरी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो एसिड का एक्वा सोल्यूशन होता है। एसिड कौन सा एसिड, तो H2SO4। H2SO4। अगर कोई पूछेगा कि बैटरी में केवल तेजाब ही होता है, नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। बैटरी में सबसे ज्यादा डिस्टिल्ड वाटर होता है, D2O भारी जल, और उसमें जो होता है थोड़ी मात्रा में एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में H2SO4 को उसमें डाला जाता है ताकि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाए। और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कराने में और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कराने का कारण बनता है। क्योंकि H2SO4 को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो H प्लस और SO4 -2 में -2 आयन में टूट जाता है, और यही आयन जब इधर उधर मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होने का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं कि केमिकल एनर्जी नहीं होता तो क्या होता, आपके टॉर्च में बैटरी नहीं लगती और आपका बैटरी नहीं चलता, ठीक है। केमिकल एनर्जी नहीं होता तो क्या होता, आपके लालटेन और लैंप नहीं जलते, ठीक है। लेकिन अब लालटेन और लैंप का जमाना चला गया, अब लाइट एनर्जी का जमा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जमाना आ गया है, ठीक है। लेकिन आज भी सारी चीजें केमिकल एनर्जी से चलती है। ये भी लाइट एनर्जी जो मिलता है ये केमिकल एनर्जी का ही मतलब कमाल है। कैसे, तो यहाँ पर भारत में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। और थर्मल पावर प्लांट कैसे चलते हैं, तो कोयले से चलते हैं। और कोयला क्या है, तो एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है, ठीक है। और पेट्रोल क्या है, केमिकल एनर्जी है। डीजल क्या है, केमिकल एनर्जी है। एसिड आपका क्या है, केमिकल एनर्जी है। बैटरी में जो नौसादर और सादर और जो वो ग्रेफाइड भर के वो उस ड्राई सेल बनाया जाता है, क्या है, केमिकल एनर्जी है। यानी केमिकल एनर्जी के कारण ही आपका एरोप्लेन चलता है, केमिकल एनर्जी के कारण आपका रेल चलती है, केमिकल एनर्जी के कारण आपका बाइक चलता है, केमिकल एनर्जी के कारण जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी गाड़ियां हैं, वो सारी चाहे टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या सिक्स व्हीलर हो या एट व्हीलर हो या टेन व्हीलर हो, जो भी गाड़ियां हैं सारी केमिकल एनर्जी से चलती है। बड़े बड़े जनरेटर आपके केमिकल एनर्जी से चलते हैं। और आपका यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी जिस डायनेमो से जनरेट होता है, उस डायनेमो को चलाने के लिए बच्चों केमिकल एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए केमिकल एनर्जी आपके जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये बहुत डेंजर एनर्जी है। आज सारा देश इसी के पीछे पागल है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी को जो जनरेट होने का जो मेन सूत्राधार फॉर्मूला है वो है बच्चों E = mc²। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है तो हम बता रहे हैं बच्चों। जैसे जब भी आप एक लकड़ी को दो भागों में तोड़ते हैं, चाहे एक ईंट को दो भागों में तोड़ते हैं, तो उसमें से कुछ बुरादा झड़ के गिरता है। अब वही बुरादा अगर एनर्जी में बदलता है तो इसी एनर्जी का प्रिंसिपल पर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है। कैसे,
तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, कुल 118 तत्व है। इस पूरे संसार का निर्माण जो हुआ है बच्चों, वो तत्व से ही हुआ है। मतलब जितने भी मैसिव मटेरियल है, जितने भी द्रव्यमान युक्त वस्तुएं हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, या कोई भी स्टेट हो, बोस-आइंस्टाइन हो या प्लाज्मा हो या लिक्विड क्रिस्टल हो, ये सारे के सारे बच्चों एलिमेंट से ही बने होते हैं। जिनको आप तौल सकते हो तराजू पे, वो सारे एलिमेंट से बने हैं। एलिमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ पे देखे होंगे आप लोग, ये क्वेश्चन उठेगा। तो जो नहीं पढ़े हैं साइंस वो भी देखे होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो बच्चे टैटू हाथ पर छपवाते हैं, जो च्युइंगम व्युइंगम में मिलता है, और वो टैटू जो रात के लाइट में चमकता है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है। और वो जो चमकता हुआ जो लाइट होता है, वो अल्फा बीटा और गामा रे होती है, जो काफी डेंजर होती है, और ये आपके सेल्स को मारती हैं। इसलिए आप कभी भी अपने बच्चे को टैटू लगाने से मना कीजिएगा। उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो कचरा होते हैं, वो कचरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो कंपनियां वो कचरे को खरीद के टैटू बना बना के अपना मतलब बच्चों को क्या कर देती है, मतलब एथिकल सप्लाई कर देती है। आज के समय में जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों की अगर असलियत आप जान जाएंगे, तो आप उस उन प्रोडक्टों को कभी खाना नहीं चाहेंगे, कभी पीना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टार प्रचारकों से प्रचार करवा के उन प्रोडक्टों को बेचा जाता है, लेकिन कभी वो स्टार प्रचारक खुद नहीं खाते हैं। जैसे विमल, विमल बोलो जुआ केसरी, ये प्रचार करने वाले कभी नहीं खाएंगे। पेप्सी, कोको कोला, खुद वो लोग नहीं पीते हैं, लेकिन आपको पीने के लिए कहते हैं। तो इन चीजों की सच्चाई कब पता चलेगी, जब आप साइंस डीपली पढ़ोगे तब। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, जिसमें अल्फा बीटा और गामा रे निकलती है, इनकी खासियत क्या होती है? तो ये वो एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, जिनका न्यूक्लियस भारी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जो चीज भारी होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस भारी और बड़ा होने के कारण और अनस्टेबल होने के कारण उसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवा के या न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवा के। तो जब वो न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटता है, तो उसमें कुछ मास डिस्ट्रॉय होता है, मतलब उसमें कुछ द्रव्यमान क्षति होता है, और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये एनर्जी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उससे निकलने वाला लाइट एनर्जी आपकी आंखों को अंधा कर देगा। उससे निकलने वाला हीट एनर्जी आपकी हड्डियों को भी भाप बना के, मतलब समझ लीजिए कि वो गैस स्टेज में कर देगा। उससे निकलने वाला साउंड एनर्जी इतना हाई होगा कि जिसकी जिसकी मतलब सिर्फ वाइब्रेशन, क्या कहे कि मतलब इंसान के अंदर का जो प्राण जो है उसको भी इतना तेजी से वाइब्रेट कर देगा कि शरीर के अंदर प्राण सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हम किस जगह पर है। तो इतनी डेंजर एनर्जी होती है ये न्यूक्लियर एनर्जी। और इस न्यूक्लियर एनर्जी से आज बड़े बड़े रिएक्टर भी चलते हैं, बड़े बड़े पनडुब्बियां जहाज भी चलती है, और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर इसी एनर्जी पर चलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर। क्योंकि उन चीजों को चलाने के लिए काफी हाई एनर्जी की जरूरत होती है। और इस संसार में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी जो जनरेट होता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होता है। कहता है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर एनर्जी जितना ज्यादा होता है, वो देश देश उतना ही स्ट्रांग होता है। कहते हैं कि इसके पास इतना परमाणु बम है। ये परमाणु बम क्या है? तो परमाणु के दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्बिट होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो वही न्यूक्लियस टूटता है और जो एनर्जी बनता है, उसी एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। और इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसी न्यूक्लियर एनर्जी के कारण आपका एटम बम बनता है, और इसी न्यूक्लियर एनर्जी के कारण आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और इसी न्यूक्लियर एनर्जी से आपका बड़ा बड़ा पनडुब्बी चलता है, एयरक्राफ्ट कैरियर चलते हैं। तो अब समझ चुके होंगे बच्चे कि ये न्यूक्लियर एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विद्युत ऊर्जा। ठीक है,
इस एनर्जी से कौन नहीं परिचित है? तो इस एनर्जी के बारे में हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्वयं से नहीं उत्पन्न होती है, कहीं नहीं तो कहीं कोई इसको क्रिएट करवाता है। जैसे हम बताए हैं कि थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कोयले को जलाकर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जाता है, तो उसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और जिसमें E बराबर mc² के फॉर्मूले से न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी की सहायता से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जाता है, उसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वाटर, बड़े बड़े डैम बनाकर, बड़े बड़े बांध बनाकर वहां से वाटर को जब काफी हाइट पर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो वहां पे जो पंखी लगाकर जो मोटर को चलाया जाता है, तो वहां को वाटर पावर प्लांट या हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान के कई इलाकों में आप देखे होंगे कि बड़े बड़े पवन चक्की को लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो उसे विंड पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है। तो हमारे देश में बिजली सबसे ज्यादा उत्पादित कोयले से होती है, उससे कम न्यूक्लियर एनर्जी से होती है, उससे कम हाइड्रोलिक एनर्जी या वाटर पावर प्लांट से होती है, और सबसे कम आपका ये विंड पावर प्लांट से होती है, जिसमें पवन चक्कियों से विद्युत ऊर्जा को उत्पादित किया जाता है। ठीक है। यानी आज भी आपको पूरे भारत को बिजली सबसे ज्यादा कोयले से ही मिलती है बच्चों। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगली जो एनर्जी है, वो है बच्चों वेव एनर्जी। वेव एनर्जी जो होती है तरंग ऊर्जा। ये तरंगे, ये तरंग है क्या? तो सबसे पहली बात, जिन दो तरंगों को आप जानते हैं, वो है बच्चों आपकी साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। ये आपकी ध्वनि ऊर्जा है बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और दूसरा है बच्चों लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं करती क्या है? तो जितने भी वेव एनर्जी होती है, वो कहीं नहीं तो कहीं, कोई नहीं तो कोई सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। जैसे लाइट एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो आपको देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। साउंड एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो आपको सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। और बहुत सारे वेव जो होते हैं केमिकल सेंसिटिव होते हैं, और बहुत सारे वेव इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव होते हैं। यानी कहीं नहीं तो कहीं ये वेव जो होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। और आज के समय में इन्हीं वेव्सों का ही खेल है कि आज जितने भी आईटी सेक्टर चलते हैं, ये वेव एनर्जी ही करते हैं काम इसमें। इन वेव एनर्जी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक फ़ोन कॉल करते हो, आपके मोबाइल से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके टावर पर जाता है, और फिर वो टावर जो होता है उस सिग्नल को कंप्रेस करता है, और जिस जगह पर आप भेजना चाहते हो उस जगह के टावर पर भेजता है। और वो टावर फिर आपके यहाँ के आपके सिग्नल को मतलब आपके मोबाइल पर भेज देता है। तो ये कम्युनिकेशन होता है। और सोचते होंगे कि सर इतने देर, इतना जब चलते हैं वेव, एक टावर से दूसरे टावर पर जाना, मोबाइल से निकल के टावर पर जाना, टावर से दूसरे टावर पर जाना, और उस टावर से उस व्यक्ति के मोबाइल में जाना, तो इतना टाइम लगता है। तो ये आखिर इतना टाइम हुआ कैसे? तो आपको हम पहले बता दें, जब बच्चों आप किसी मोबाइल में नंबर डायल करते हो, तो नंबर डायल करते ही रिंग होता है? नहीं ना होता है। पहले डायल करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इस दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। उनकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है। और लाइट भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट के नीचे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, उनकी स्पीड लाइट से तो कम होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। यानी लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होने का मतलब वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। तो सोचिए कि आपका निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एक सेकेंड में पृथ्वी का कितना चक्कर मार देंगी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 ही किलोमीटर माना जाता है, 6400 किलोमीटर।
तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो सोचिए कि वो 6400 किलोमीटर को 1 सेकंड में वो कितना बार चक्कर मार सकती है। वो कहीं नहीं तो कहीं अपना अंटीना पकड़ लेती है, और उस अंटीने से फिर वो दूसरे जगह टावर पे जाएंगी, तो उसको भी जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर उस टावर से जिस व्यक्ति के पास जाना है उसका भी कनेक्शन खोज लेंगी, और वहाँ पे भी वो पहुँच जाएंगे उस टावर के रेंज में अगर होंगे तो। और जब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वेव को फिर दूसरी जगह घूमने की जरूरत नहीं होती है। आप बोलोगे उसको रास्ता मिल जाता है, और उसी रास्ते पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाते और आते रहते हैं। और वही वेव एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी में बदलता है। और फिर आप जो बोलते हैं उस साउंड एनर्जी को मोबाइल कैप्चर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है, फिर उसको भेजता है, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दूसरे के पास जाता है, तो मोबाइल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फिर साउंड एनर्जी में बदल देता है, जिससे वो व्यक्ति सुन भी लेता है। तो मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज के रूप में बना सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज को साउंड एनर्जी के रूप में भी बना सकता है। तो ये सारा खेल इस दुनिया में जो भी होता है वो वेव एनर्जी के कारण हो रहा है। अगर हम आपको बोल रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं, तो ये भी साउंड एनर्जी के कारण हो रहा है। और साउंड क्या है? साउंड एक प्रकार की वेव एनर्जी है। ठीक है। और इसी वेव एनर्जी में ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, उस ऑप्टिक्स के चैप्टर में हम सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? तो लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और पूरा ऑप्टिक्स जो है लाइट एनर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। और ये जो लाइट एनर्जी है बच्चों, आपके जिंदगी में क्या रोल अदा करता है, इस चीज के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा होगा आप जरूर समझाइएगा बच्चों। तो ये तो पूरा डायग्राम था आपके पूरे संसार का बच्चों, मतलब पूरे संसार को एक छोटे से पेज पर हम आपको दिखा चुके हैं, और आपको अच्छा भी लगा होगा। और कल का क्लास हम लेकर आएंगे बच्चों लाइट से रिलेटेड। और लाइट क्या है बच्चों? तो ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है। और कौन सी एनर्जी का? तो वेव एनर्जी का, जो क्या करता है? तो विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, यानी देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। लाइट तो बहुत चीज करता है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है सोलर प्लेट में। लाइट बहुत चीजें करता है, उसको आप जब पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब पता चलेगा कि लाइट कितना इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। अगर लाइट नहीं है तो पूरी दुनिया का सुंदरता जीरो। लाइट है तो पूरी दुनिया का सुंदरता आप देख सकते हो, और लाइट नहीं है तो सब कुछ ब्लैक, एवरीथिंग ब्लैक। समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार रहेगा बच्चों, और आपको लाइट बहुत अच्छे से समझाएंगे और मजा आएगा बच्चों। और देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लास। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।